सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिलर 4th सेमेस्टर के सोशल साइंस विषय के 2021 के पेपर का सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, देखिए 2021 का पेपर है ये, ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? जॉन निकोलसन, हडसन, कैम्बलिन या फिर हैवलॉक? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विलियम हडसन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये दिया है। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम यानी कि 1857 के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से विलियम हडसन ने गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? झांसी, ग्वालियर, कानपुर या वाराणसी? तो राइट आंसर दोस्तों है ग्वालियर में है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे, केशव चंद्र और डी के कर्वे दिया हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के कर्वे, यानी कि इनका जो नाम था वो था धोंडो केशव कर्वे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑलरेडी ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक देखिए यहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला दिया हुआ है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मनमथ नाथ या राजेंद्र लाहिड़ी? दोस्तों देखिए काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर की जेल में। इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी दोस्तों गोंडा जिले की जेल में, और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी फैजाबाद की जेल में। तो बचे कौन? ऑप्शन सी यानी कि मनमथ नाथ। ऑप्शन सी को सही लगाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 1944, 1945 या 1946? तो राइट आंसर है 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। यानी कि अंग्रेजों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब जो भारतीय है वो हमारे गुलाम नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और बार बार एग्जाम में पूछ रहा है इस समय। काला सोना किसे कहते हैं? कोयला को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, या लोहा को? तो राइट आंसर दोस्तों अब इस समय हो जाएगा पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद। याद रखिएगा, ये आप लोग के साइंस में भी पूछता है और सोशल साइंस में तो पूछता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को या कोयम्बटूर को? तो राइट आंसर है अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? 15वें, 20वें, 24वें या 29वें? दोस्तों बहुत ही बुरी स्थिति के साथ 29वें स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है साक्षरता की दर में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली की पहाड़ियां हम सभी ने सुना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो कुपोषण का स्तर मापने के लिए जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, या फिर कृषि सुधार को बढ़ावा देना?
तो दोस्तों यूनिफेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। तो महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 की प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह पर आधारित पुस्तक 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई। इस पुस्तक के लेखक विनायक दामोदर सावरकर हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन 1909 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में की थी। वो मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तर्ज पर इस सोसाइटी की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ही था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1911 में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट शामिल हुआ था? तो 1911 का दरबार एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम स्वयं आए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो चौरी चौरा कांड, अभी देखिए यहाँ पर 4 फरवरी 1922 दिया, आप लोग इसको 5 ही बना लीजिए। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी बुक में मैक्सिमम बहुविकल्पी प्रश्नों में भी 5 फरवरी दिया हुआ है, इसलिए मैं सही करवा रही हूँ। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उसी समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। तभी प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने फिर गोलियां चलाई, जिससे बहुत सारे पुलिस वालों को बंद करके भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे बहुत सारे जो पुलिस वाले थे उनकी जान चली गई थी। और इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस गोलमेज सम्मेलन ने गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, जिसमें भारत के संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए महात्मा गांधी सम्मेलन में पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी देश होते हैं। 5 अस्थायी देश होते हैं। इसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका, ये परमानेंट मेंबर हैं। और 10 अस्थायी होते हैं। और इन सदस्यों का चुनाव यूएन महासभा में मतदान के जरिए होता है, जो कि केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत भी इसका पार्ट नहीं है, आप देख सकते हो। और इसके लिए भारत प्रयास भी कर रहा है कि भारत को भी इसमें जगह मिले। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना शुरू की गई थी स्कूलों में, लेकिन उस समय बच्चों को पका पकाया भोजन नहीं मिलता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें त्वचा के कैंसर का कारण बनती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणें त्वचा कोशिकाओं की उम्र बढ़ा देती हैं और इसके डीएनए को भी नुकसान पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो जल प्रदूषण की मात्रा बीओडी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से की जाती है, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, यानी कि भारत का लिंगानुपात 943 है। हम कह सकते हैं कि इस तरह से प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विटीकल्चर क्या है? द्राक्षा कृषि, यानी कि अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुआई कैसे करते हैं, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन करते हैं। यानी कि विटीकल्चर में एक तरीके से अंगूरों के बारे में ही पढ़ाई करवाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत पूर्व रूप से यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर भूमध्य रेखा के उत्तर में, 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25
मिनट देशांतर पर है। इसके बाद यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के असफलता के प्रमुख 4 कारण बताइए। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के असफलता के 4 कारण निम्न है दोस्तों। पहला है क्रांति का देशव्यापी प्रचार न होना या प्रसार न होना, यानी कि देश के बहुत सारे जो प्रांत है उनको पता ही नहीं था कि कोई क्रांति हो रही है, या सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। प्रभावी नेतृत्व का अभाव होना, यानी कि जो प्रभावी नेतृत्व था वो भी नहीं था, यानी कि कोई ऐसा कोई नेता नहीं था जिसके पीछे सब लोग खड़े हों। संसाधनों का भी अभाव था, अंग्रेजों के पास ज्यादा संसाधन थे हमसे। आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष, यानी कि आपसी फूट भी था, यानी कि कुछ लोग जाकर के अंग्रेजों से मिल गए थे, तो इस वजह से जो स्वाधीनता संग्राम है ये असफल हो गया था। इसके अलावा जो क्रांति है वो समय से पहले शुरू हो गई थी, ये भी आप लोग को पता है। जो क्रांति मई में शुरू होनी थी वो मार्च में ही शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी। तो दोस्तों कुप्रथाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए सती प्रथा, कन्यावध, प्रदा प्रथा, बहुविवाह जैसी भारतीय समाज में कुप्रथाएं प्रचलित थी, जो भारतीय समाज के विकास में बाधक थी। यहाँ पर बहु पुनर्विवाह होगा, ठीक है। उस समय के अनेक समाज सुधारकों ने कुप्रथाओं का प्रबलता के साथ विरोध किया, जिसमें अग्रणी भूमिका राजा राम मोहन राय जी ने निभाई, स्वामी विवेकानंद जी ने भी निभाई। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज नामक संगठन की स्थापना की थी, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज में बदल गया। ब्रह्म सभा नामक संगठन की स्थापना की थी, जो कि आगे चल करके ब्रह्म समाज में बदल गया था। तो सती प्रथा का अंत इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ज्योतिबा फूले कौन थे, समाज सुधार हेतु इनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करिए। तो ज्योतिबा फूले एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित तथा महिलाओं की शिक्षा के प्रबंधन के उद्देश्य से सत्य शोधक समाज की स्थापना की। महिलाओं और पिछड़ों और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा मिले, ये इसके लिए समर्पित थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के बहुत विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना और विधवा विवाह का समर्थन करना था। क्वेश्चन नंबर 34 है, रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से यह एक कानून बनाया गया था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। क्वेश्चन नंबर 35 है, गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग था, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। और आप सभी को पता है कि चौरी चौरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, मौसम से आप क्या समझते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मौसमों को इंगित करिए। तो मौसम का संबंध हमारे वातावरण से हमारे वातावरण में होने वाले रोजाना के प्रभावों से है या बदलावों से है। भारत में गर्मी, सर्दी और बरसात मुख्य ऋतुएं मानी जाती हैं। मौसम किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय की वायुमंडलीय स्थिति को कहते हैं। मौसम समय और स्थान के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अभी के मौसम की अगर हम बात करें कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। हर एक राज्य में आपको थोड़ा बहुत अलग मौसम दिखेगा, सेम आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो किसी विशेष स्थान की तात्कालिक घटनाएं जैसे कि ताप, दाब, वायु, वर्षा आदि को ही हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं। तो परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहते हैं। ओजोन परत 97 से 99 यानी कि 99% तक सूरज की मध्यम फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है और पृथ्वी को बड़े नुकसान से बचाए रखता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और इसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछता है और इसके अलावा सभी तरह के पैटर्न यानी कि आपको बहुविकल्पी में भी देखने को मिलेगा, अति लघु उत्तरीय में भी देखने को मिलेगा, लघु उत्तरीय में भी देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग,
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उम्र राष्ट्रीयता की भावना जन्म लेने के कारण विश्व को 2 महायुद्धों को झेलना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के लोग इस बात पर विचार करने लगे कि भविष्य में युद्ध न हो, जिसके तहत सह अस्तित्व, आपसी सहयोग, किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अन आक्रामक तथा शांतिपूर्ण ढंग से विश्व के सतत विकास को परिलक्षित किया गया, जिसके तहत विभिन्न संगठनों की स्थापना हुई। यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन सभी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 39 है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, जब कोई आदमी काम की तलाश में हो लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा हो तो ऐसे आदमी को हम बेरोजगार कहते हैं। केवल 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को ही बेरोजगार की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि अधिक जनसंख्या, निम्न कौशल स्तर, नियोजन की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमी आर्थिक विकास और पूंजी की कमी। तो बेरोजगारी के बारे में आप लोग अच्छे से जान रहे हो, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि क्या स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत के भौतिक रूप को कितने भागों में बांटा गया है? नाम उल्लेख करिए। तो भारत दक्षिण पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसके उत्तर पश्चिम में पामीर का पठार या जिसे हम विश्व की छत कहते हैं, जिससे अनेक पर्वत श्रेणियां निकलती हैं, जिसमें हिंदकुश और काराकोरम आदि हैं। फिर है उत्तर का विशाल मैदान। यह मैदान हिमालय के दक्षिणी भाग तथा प्रायद्वीपीय भाग के मध्य में लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह सर्वाधिक उपजाऊ और सघन जनसंख्या वाला समतल क्षेत्र है। फिर है दक्षिण का पठार। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा नर्मदा घाटी से लेकर के प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। तो पश्चिमी तटीय मैदान, यह मैदान अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के मध्य खंभात की खाड़ी से दक्षिण में कोमोरिन अंतरिप तक फैला हुआ है। फिर है पूर्वी तटीय मैदान। यह मैदान बंगाल की खाड़ी के बीच गंगा के मुहाने से लेकर दक्षिण में कोमोरिन अंतरिप तक फैला हुआ है। इसका तल समतल है। फिर है द्वीप समूह। भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप नाम के 2 द्वीप समूह हैं। और दोस्तों, इस तरीके से आप लोग का ये 2021 के पेपर का जो सोल्यूशन है वो खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मैं अपने पिछले पेपर भी सॉल्व करवाए हैं उसको भी आप जरूर देखोगे। 2021 का पेपर आपने देखा ही, 2020 का भी मैंने सॉल्व करवाया है, 23 का भी सॉल्व करवाया है, वो भी आपको मिल जाएगा। सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया हमारे, तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। अस्तित्व अकेडमी हमारे ऐप का नाम है। और ऐप में आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ और पूरी की पूरी क्लासेस हम देते हैं। तो ना राजन सीरीज आपको बाजार से खरीदने की जरूरत है, ना पवन सीरीज, ये सब आपको हमारे ऐप में मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। तो आप लोग जरूर देखिए जा करके, वहां पर कोर्स के साथ ही ये सब आपको फ्री मिल जाते हैं। तो कोर्स आप जरूर ले लीजिए अपने 4th सेमेस्टर का। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है फिर से आप हमसे पूछ सकते हो। और हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर दोस्तों वो है 7705 95 45 49। आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। जय दोस्तों।